नमस्कार दोस्तों, मैं नील कमल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नील टेक गुरुजी। और आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, स्किप ना करें, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। और आपके कोई सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। चले सुरक्षित से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर कुछ पीएफ से रिलेटेड मेरी क्वेरी थी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सबको आंसर देना चाहूँगा। क्योंकि कुछ दिक्कतें होती है लोगों को जो कि वो फेस करते हैं। तो ईपीएफओ ये एक बॉडी है, इंडिविजुअल बॉडी है जो कि सेंट्रल इसको असिस्ट करता है। और ये सीवीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ मिलके कोलैबोरेट करके जो भी ये डिसीजन लेते हैं, जो भी सपोज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, और उसके बाद और जैसे ईडीएलआई जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस होता है, अगर उस पर कुछ वो लिमिट इंक्रीज करनी है उनको, तो उस पर वो फैसला लेते हैं बिटवीन ईपीएफओ और सीवीटी के मीटिंग में जो डिसाइड होता है। और ये है ईपीएफओ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1952। पीएफओ बेस्ड क्लेम सेटल होते थे, अभी उन्होंने एक यूएन बना दिया, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उसके बेस पे क्लेम सेटल होते हैं। तो मैं बता दूं कि जो ग्रॉस सैलरी होती है, जिसमें कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कंपनी वाइज कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। सपोज बेसिक, एचआरए, स्पेशल, कन्वेंस, हार्ड डिसिप अलाउंस, वाशिंग अलाउंस, बहुत से ऐसे अलाउंसेस थे जो कि ग्रॉस में कवर्ड होते हैं। उसमें से एचआरए को छोड़ के और बाकी जितने कंपोनेंट हैं, अगर वो 15,000 से कम में फॉल करते हैं तो आपका पीएफ जो कटेगा 15,000 से कम पे 12% कटेगा। और अगर 15,000 से ऊपर जा रहा है तो गवर्नमेंट ने, ईपीएफओ ने 15,000 की सीलिंग लगाई है, जो कि 12% यानी कि 1,800 रुपये फिक्स है, जो कि कटना है। और अगर उसके ऊपर जाता है तो 15,000 के ऊपर पीएफ आपका नहीं कटेगा। अगर कंपनियां चाहें, और अगर सपोज कि 20 एम्प्लॉय से कम है अगर कंपनी, तो पीएफ मैंडेटरी नहीं है। बट बहुत सी कंपनियां क्या करती है, 1-2 एम्प्लॉय पे भी रजिस्ट्रेशन करा के पीएफ उनका जमा करती हैं। अगर सपोज किसी को कंपनी कोई एम्प्लॉय को ज्वाइन करा रही है और उसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो उसका क्या करती है कि 15,100 बेसिक उसका दिखा के और उसको पीएफ से एग्जम्प्ट कर सकती है। उसके लिए उसको एक फॉर्म नंबर 11 भरना होता है, जो कि एम्प्लॉय साइन करता है, और एम्प्लॉयर उसको अटेस्टेड करके अपने पास एक कॉपी रखता है। एक कॉपी ईपीएफओ को वो इंटीमेट करता है कि ये एम्प्लॉय है जो कि पीएफ से एग्जम्प्टेड है, और इसका हम पीएफ नहीं काटते हैं, जो कि हमने इसकी बेसिक 15,100 रुपये से ज़्यादा दिखाई हुई है। क्योंकि जब कंपनी पीएफ का ईसीआर जमा करेगी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय को दिखाना पड़ेगा, कितने एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड वालों का ग्रॉस कितना है वो भी उसमें मेंशन करना होता है। तो सपोज अगर आपके यहाँ पर 25 एम्प्लॉय हैं और 24 एम्प्लॉय को पीएफ जमा हो रहा है, एक एम्प्लॉय का पीएफ जमा नहीं हो रहा है जो कि एग्जम्प्टेड है, तो उसका ग्रॉस आपको मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके टोटल एम्प्लॉय उसमें काउंट होंगे। तो एडेड होंगे, उसमें 12% कटेगा पीएफ आपका एक्सेप्ट एचआरए, और 12% एम्प्लॉयर जमा करेगा आपके पीएफ खाते में, जिसमें से 12% आपका 3.67 उसका जाता है आपके पेंशन पीएफ फंड में, और 8.33 जाता है एम्प्लॉय के पेंशन फंड में। तो ये टोटल हो गए 24%। और 1% जो कंट्रीब्यूशन है वो जाता है 0.5 और 0.5 दो पार्ट में सेग्रीगेट किया हुआ है, जिसमें से 0.5 जाता है ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस में, जो कि एम्प्लॉय का इंश्योरेंस का प्रीमियम एक तरह से समझ लो आपकी कंपनी जमा करती है ईपीएफओ के खाते में। और 0.5% होता है ईडीएलआई के अलावा, जो 0.5 होता है वो होता है एडमिन चार्जेस, जो कि एज अ एडमिन ईपीएफओ कंपनियों से चार्ज करती है, जो कि 0.5% टोटल सैलरी का जमा होता है, जो कि एक चालान में आप देखोगे तो उसमें सारा कुछ दिखाएगा। 12%, 3.67, 8.33, 0.5 और 0.5, इन सबको मिला के 25% कंपनी जमा करती है पीएफ, जिसमें से 12% आपके खाते में, 3.67 पीएफ के खाते में, आपके पीएफ खाते में, और 8.33 पेंशन के खाते में, और इन सबको मिला के 24% होता है। और उस पर 8.5% इंटरेस्ट कि जो कि डिसाइडेड हुआ था वो 1 साल में मिलता है। आपने कहीं 3-4 साल काम नहीं किया और पीएफ नहीं निकाला, तो 3 साल तक पीएफ उसको एक्टिव समझता है, और 3 साल तक आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप पीएफ नहीं निकालना चाहते हैं तो उस पर 12% और 3.67, जो 15.67 होता है पेंशन को छोड़ के, पेंशन पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो 15.6 है आपको आपके खाते में, जो कि हर 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक देती है। उसके बाद आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है, मीन्स कि जैसे बैंक में होता है वैसे नहीं, इनऑपरेटिव मीन्स होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस पर।
और अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, यहाँ से स्विच करते हैं, तो आपको वही सेम यूएन नंबर उस कंपनी के में एचआर को देना पड़ेगा। वो आपके इन्वॉल्वमेंट करेगा, प्रीवियस कंपनी का जो भी फंड है वो पुल करेंगे, उसमें से जो पीएफ का जो फंड है 12% और 3.67 वो दोनों अमाउंट मर्ज होगा नई कंपनी के पीएफ कोड में। और जब आप यूएन नंबर लॉगिन करोगे तो आपको दो, अगर पिछली कंपनी को छोड़ के नई कंपनी में आ रहे हो तो आपको दो पासबुक दिखेगी। पुरानी कंपनी जो ओल्ड कंपनी है उसका भी पासबुक दिखेगा। और अगर आपने अप्लाई किया हुआ है ट्रांसफ़र क्लेम तो वो एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा अपने रजिस्टर्ड सिग्नेचर से। उसके बाद आपका जो पुरानी कंपनी का जो पासबुक है वो जो पीएफ अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा, पेंशन अमाउंट वही दिखेगा। पेंशन अमाउंट का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, पेंशन अमाउंट वही रहता है। सपोज क्या होता है कि अगर आपने पुरानी कंपनी में 3 साल काम कर लिए हैं और इस कंपनी में आपने ज्वाइन किया 5 साल हो गए, तो अगर आपने पैसा पुरानी कंपनी का नहीं निकाला है तो पुरानी कंपनी की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो आपका पेंशन के लिए, सपोज अगर यहाँ पे पुरानी कंपनी में आपने 3 साल काम कर लिया और इस कंपनी में आपको 6 साल हो गए, 6 साल 6 महीने हो गए, तो आप पेंशन में आपका जो फंड है वो चला जाता है। तो 9 साल 6 महीने का होता है पेंशन का क्राइटेरिया। अगर 9 साल 6 महीने तक आपने टोटल काम कर लिया तो आपका जो पेंशन का पैसा है वो पेंशन फंड में चला जाता है, जो कि आप निकाल नहीं सकते हो। तो जब आप 50 ईयर्स के होगे तो उसके बाद ही आपको पेंशन अप्लाई करोगे, तब आपकी पेंशन लगेगी। तो ये होता है कॉल के कैलकुलेशन पीएफ और पेंशन का। तो उसमें क्या काम करते हो, आपका पीएफ जमा होता है तो जो एम्प्लॉयर 0.5% जो जमा करता है, वो जो आपका इंश्योरेंस होता है, पहले 6 लाख रुपए इंश्योरेंस थे, अभी 7 लाख रुपए हो गया है। जो कि आप सपोज भगवान न करे अगर जो वर्कर एम्प्लॉई काम कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है वर्किंग पीरियड में, तो उसके बाद वो जो क्लेम सेटलमेंट होता है उसमें ईपीएफओ देखता है कि उसको लमसम कितना अमाउंट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसकी एलिजिबिलिटी फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू डेट ऑफ डेथ। तो ये डिसाइडेड करता है ईपीएफओ। एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कराता है, उसके बाद ईपीएफओ उस चीज़ को डिसाइड करता है कि उसको कितना मिलना चाहिए क्लेम। और उसके अलावा डेथ क्लेम में के बाद पेंशन भी लगती है, वो सब डिसाइडेड होता है। अब तो ऑनलाइन भी हो गया है, तो ऑनलाइन भी डेथ के जो केसेस हैं, जो क्लेम्स हैं, वो ऑनलाइन भी हो रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल है ऑनलाइन में विड्रॉल भी हो रहे हैं, ऑनलाइन में एडवांस भी निकल रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज में अब सब कुछ कर दिया, यूएन बेस्ड कर दिया है। पहले डुप्लीकेसी होती थी, पहले काफ़ी घोटाले भी होते थे, जो कि एक किसी और का पैसा किसी और के खाते में जा सकता था। बट अभी जो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि यूएन बेस्ड कर दिया है। तो अगर आप ऑनलाइन विड्रॉल भी करते हो तो यूएन बेस पे ओटीपी प्रोसेस होता है, उस ओटीपी की बेस पे ही आपका पैसा निकलेगा, जो कि किसी और के खाते में जा ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। जब भी आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट है, वही डेटा आपको कंपनी में देना है। और कंपनी वाले जो डेटा डालते हैं उसके बाद आपको वो डेटा देखना है कि उन्होंने सही डाला है कि नहीं। तो उसके लिए एम्प्लॉयर से आप अपनी ईपीएफओ की पासबुक मांगो, ईपीएफओ की वेबसाइट से वो लॉगिन करेंगे, और यूएन कार्ड मांगो, ईएसआई कार्ड मांगो। उन सब में डिटेल्स देखो, जो आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो मैच हो रही है कि नहीं, क्योंकि वो अगर उसी समय आप देख लोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। कल को फिर क्या होता है कि आपने 4 साल 5 साल काम कर लिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि यूएन नंबर में मेरा डेटा क्या है और पीएफ और आधार कार्ड में मेरा डेटा क्या है। तो जब आप बेनिफिट लेना होगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे कि अरे सर मेरा तो यूएन नंबर में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, पीएफ में कुछ और है, मेरा नाम कुछ और है, वहाँ पे कुछ और है। तो फिर वो आप करेक्शन के लिए दौड़ोगे भागोगे, फिर वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वो आपको जब इमरजेंसी रहेगी तो आपको वो पैसा नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में क्या करना होगा कि आपको पहले ये सारा सब कुछ इंश्योर करना होगा कि आपने जो डिटेल्स दी हुई है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें पहले ही चेक कर लिया करो। और उसके बाद मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप ईपीएफओ से एडवांस कैसे निकाल सकते हैं, अपना केवाईसी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अपना केवाईसी कैसे फीड कर सकते हैं, और उसको एम्प्लॉयर कैसे अप्रूव करता है। उसके बाद फिर अगर आपका नेम करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है, कोई प्रॉब्लम्स है उसमें जेंडर चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी डालनी है, तो सारा कुछ मैं आने वाले आगे वीडियोस में आपको बना के और वीडियो लाता रहूँगा बना के, और आपको जो आपकी भी प्रॉब्लम्स है, जो आपकी क्वेरीज हैं, मैं उसके माध्यम से मैं देता रहूँगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल हैं, कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस में ज़रूर बनाऊंगा। बाकी अभी आगे और भी इन्फॉर्मेशन है वीडियो के थ्रू में ले आऊँगा आपको, जैसे कि ग्रेचुटी हो गया, लीव हो गया, बोनस हो गया, ईएसआई हो गया, सीएलआरए हो गया, एलडब्ल्यूएफ हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गए। बहुत से ऐसे हैं चीज़ें हैं कि जो कंप्लायंस से रिलेटेड है, जो कि एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियरी है और एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियरी है। तो आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लगा
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से रिलेटेड वीडियो आपको पहले मिले। शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नील टेक गुरुजी। नमस्कार, बाय।